नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नेपाल और फ्रांस में जो कुछ भी चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बड़ी बड़ी ही मशहूर कविता थी, चिंगारी का खेल बुरा होता है और सबसे पहले अपने ही घर में खड़ा होता है। अमेरिका में जिस चिंगारी को लगाई गई थी, अब वो चिंगारी अमेरिकन्स को ही आग लगा रही है। और दूसरी तरफ भारत में आज मैं कुछ ऐसे सबूत आपको दूंगा जिससे आपको न सिर्फ पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, बल्कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह के आचरण से कैसा समाज बनाना चाहते हैं। इतनी घृणा, इतना द्वेष, इतनी नफरत राजनीतिक रूप से आप किसी भी सत्ता की कमियों को उजागर कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसकी निंदा में आप कठिन से कठिन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन आपकी घृणा कुछ शब्दों से इस तरह से स्पष्ट हो जाए कि आप नफरती हैं, आप में घृणा कूट कूट कर भरा हुआ है और वो आइडियोलॉजिकल नहीं है, सत्य से कोसों दूर है। और ये दिखलाता है कि आपका व्यक्तित्व कितना छोटा है और आप किस प्रकार से सोचते हैं और किस प्रकार की अराजकता में यकीन करते हैं। मित्रों, मोदी विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आप इस स्तर तक गिरेंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में नेपाल दोहराने की पूरी प्लानिंग गहराई से हो रही है और आज मैं आपके सामने वो सबूत पेश करूंगा। मुझे अफसोस है कि मैं जिन लोगों को उद्धृत कर रहा हूं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि वो आज भी हमारे मित्र हैं, आगे भी मित्र रहेंगे, क्योंकि हमारी सोच बिल्कुल अलग है। वो कजाकिस्तान वाली हमारी सोच नहीं है। कजाकिस्तान में 1912-14 के आसपास एक युद्ध का जिक्र है जिसमें एक यहूदी और एक कोचैक के बीच में, दो यंगस्टर के बीच में लड़ाई हो रही है। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, लेकिन आज मैं फिर कर रहा हूं। दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है और दोनों आमने सामने हैं और बीच में एक पिस्टल गिरा हुआ है। आखिर में यहूदी ने पिस्टल उठा लिया और कोजैक की तरफ मुख कर दिया और कहा कि अब तुमको शूट कर देते हैं। लेकिन इसके पहले कि उसका ट्रिगर दबता, यहूदी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। और फिर वो पिस्टल वहां पर वो फेंक देता है और पलटता है। जब वो पलट करके दूसरी तरफ बढ़ना चाहता है, उसकी पीठ कोजैक की तरफ आती है, तो कजाकिस्तान के उस यंगस्टर ने, उस व्यक्ति ने, उस यंग लड़के ने वही पिस्टल लेकर के यहूदी की पीठ में गोली मार देता है और कहता है कि तुम्हें गोली मारने का शऊर नहीं है, हुनर नहीं है। अब ये दो सिविलाइजेशन का वॉर है। एक तरफ यहूदी की वो सोच थी और एक तरफ कोजैक कोजैक की वो सोच थी। ये है, इसको सिविलाइजेशन की बात कहते हैं। इसको कहते हैं विचार। एक विचार हिंसक है, एक विचार हिंसक नहीं है। आप उसे मजबूर करते हैं तब भी वो हिंसा की शरण में नहीं जाता है। रक्षार्थ थोड़ा बहुत हिंसा जरूर करता है। पूरी दुनिया में यही लड़ाई चल रही है। रक्षार्थ हिंसा करना और हिंसक होना, दोनों में फर्क है। भारत कभी हिंसक रहा नहीं। भारत की भारत का इतिहास कभी हिंसक होने की
दुहाई नहीं देता, उसकी पढ़ाई नहीं करवाता, उसके कोई टेक्स्ट बुक नहीं बंटवाता। भारत रक्षार्थ हिंसा करने के लिए जरूर कभी-कभी मौका मिला तो उसको करना पड़ा है। ये भारत का इतिहास है और आज से नहीं, राजा रामचंद्र के जमाने से है। ये मैंने रेफरेंस आपको इसलिए दिया मित्रों कि आज मैं उस घृणा की एक-एक तस्वीर आपके सामने रखूंगा, जिस प्रकार से पत्रकारिता के नाम पर किस प्रकार का षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। जातियों में समाज को खंडित करने का षड्यंत्र चल रहा है। और वही बात जो नेपाल में हुई है, जिसका मैंने कल आपको बताया था कि नेपाल में ये अनायास ये घटना नहीं हुई है। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, चार्ली और डोनाल्ड ट्रंप पर बाद में आऊंगा। अमेरिका तबाही के रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन अमेरिका जो कुछ पूरी दुनिया में करता है, आप जो बोओगे वही तो काटोगे। और अमेरिका उस रास्ते पर चल चुका है। चार्ली की हत्या, चार्ली किर्क की हत्या इस बात का द्योतक है मित्रों। इस बात की तरफ ही इशारा कर रहा है कि दुनिया भर में जो आप नफरत बो रहे हैं वो आप काटेंगे। खुद चार्ली कहते थे कि बंदूक रखने से अगर कुछ मौतें होती हैं तो होने दो, लेकिन बंदूक रखने का अधिकार होना चाहिए। वो गन लॉ के समर्थन में थे। आज वही गन चार्ली किर्क को दुनिया से उठा लेके गया, जिसके वो समर्थक थे, जिस हिंसा के प्रतिपादक थे वो, आज वही हिंसा उनको लील गई। कई बातें थी, भारतीयों के खिलाफ वो आग उगल रहे थे, नस्लवादी विचार को प्रश्रय दे रहे थे। फिर भी बहुत हद तक लेफ्ट लिबरल के खिलाफ जो उनका कमेंट था वो बहुत हद तक ठीक था, लेकिन वो अतिवादी हो गए थे। उनसे उनको बचना चाहिए था, लेकिन नहीं बच रहे थे। वो युवा थे, 35 वर्ष के थे, बहुत आगे निकल गए थे। इस सबके बावजूद भी कहने की आपकी स्वतंत्रता है, हत्या करने से उसका समाधान नहीं होगा। कहने देना चाहिए, आप भी कहिए। जैसे आज जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, जिन जिन लोगों को उद्धृत कर रहा हूं, वो सभी मेरे जानकार हैं, मित्रवत हैं। वो भी मुझे जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूं। लेकिन उनका व्यवहार आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये व्यवहार किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। और वो षड्यंत्र भारत में नेपाल दोहराने की तरफ है। आज यकायक नेपाल की ये घटनाएं नहीं हुई हैं। मार्च 2025 का एक स्कूल का मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, जो ब्रड पर अवेलेबल है। लेकिन वो वीडियो मैं क्यों दिखाना चाहता हूं, इससे आपका जो मानस है वो स्पष्ट हो जाएगा। मार्च 2025 का वो वीडियो जरा देखिए। Shall my country live on? Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. Nepal is ours and its future is in our hands. Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy because this dream seems to be slipping away. Rise and shines, futures of this upcoming imperial empire. I, Avishkar Raut, the head boy of this everlasting imperial institute, Holy Bell English Secondary School, welcomes you with open arms to our 24th annual program. I put myself before you this morning. ये एक स्कूल का एक बच्चा है, एक अंग्रेजी स्कूल का, और वो इस तरह की बात कह रहा है। मतलब किस हद तक नेपाल को तोड़ने की, नेपाल में एक पूरी आबादी को हिंसक रास्ते पर ले जाने की प्लानिंग हुई, ये अंग्रेजी स्कूल का बच्चा इस बात का प्रमाण है। मैंने जो कल 5-6 किरदार, 7 किरदार आपको बताए थे, वो सातों किरदार किसी के इशारे पर काम कर रहे थे। और दिग्भ्रमित
हमारा जो भारत का समाज है वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। मैं एक हमारे मित्र हैं, उनका मैं जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनके टेक्स्ट को पढ़ता हूं जो फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया है। अलग अलग अद्भुत बात है। एक व्यक्ति कह रहा है कि फलाना व्यक्ति वहां पर ब्राह्मण है और ब्राह्मण और क्षत्रिय का बड़ा ये रहा है, और किर्की वहां अभी जो दूसरी एक लेडी है, महिला जो कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रही है, उनके प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही है और वो ब्राह्मण है। और अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो देश का क्या होगा। मैं उनके पूरे पोस्ट को आपके सामने लिख रहा हूं। नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, अच्छी बात नहीं होगी। जरा वो फीमेल प्राइम मिनिस्टर वाला जो वीडियो है उसके पोस्ट को निकालिए जरा। नेपाल के सेनाध्यक्ष जब देश को संबोधित करते हैं तो पीछे पूर्व राजा की विशाल तस्वीर लगी होती है। ये बताता है कि वहां की सेना में राजभक्ति अभी किस हद तक बैठी हुई है। ऐसी सेना नेपाल को क्या दिशा देगी सोचा जा सकता है। दूसरे, नेपाल की बागडोर जिन सुशीला कार्की को सौंपी जा रही है वो ब्राह्मण है। उन्होंने भारत की हिंदुत्ववादी सरकार के नेता मोदी को प्रणाम किया है। सुनते जाइए। नेपाल के 29% ब्राह्मण क्षत्रिय राजशाही की वापसी चाहते हैं क्योंकि इससे उनका वर्चस्व फिर से स्थापित हो सकता है। इसका मतलब है कि वही जातियां फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है जिनका वर्चस्व पहले से था। यानी नेपाल आगे की बजाय पीछे की दौड़ लगा सकता है। नए निजाम में राजशाही हिंदुत्व और वर्ण व्यवस्था अगर कायम है तो फिर बदलाव बेमानी हो जाएगा। ये उस आंदोलन के साथ विश्वासघात होगा जिसके लिए इतनी हिंसा, उत्पात और अराजकता फैलाई गई है। ये एक देश के पत्रकार का पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है। मेरे जानकार हैं, मित्रवत हैं, मेरे से सीनियर हैं उम्र में, और लेकिन उनका ये फेसबुक पोस्ट है मित्रों। खुलेआम खुलेआम जातीय शब्द का इस्तेमाल करते हुए ब्राह्मण और क्षत्रिय के खिलाफ आग उगल रहे हैं। साफ साफ खुलेआम। और अद्भुत है कि फैक्ट से बिल्कुल दूर है। अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो किस जाति के हैं। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे वो किस जाति के थे। अच्छा, अभी जो प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है वो चूंकि ब्राह्मण हैं, इसलिए परिवर्तन की जो फिर से इतनी जो खून बहाई गई है वो ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय के हाथ में सत्ता नहीं जानी चाहिए, ये पत्रकार महोदय कह रहे हैं। और ये आग उगलते हैं। भारत के परिदृश्य में ये क्या इसी ताना बाने को बुन रहे हैं। ये भारत को खंडित करने का ताना बाना बुन रहे हैं। समाज को जातियों में तोड़ने की बात कर रहे हैं। दलित, महादलित, ओबीसी, ये नारा इनका चल रहा है। इनसे कोई पूछे कि बिहार में पिछले 35 वर्षों से ओबीसी सत्ता में है। पिछले 35 वर्षों से उत्तर प्रदेश में ये 5-7 साल छोड़ दिया जाए तो लगातार ओबीसी और दलित सत्ता में रहे। तमिलनाडु में लगातार दलित सत्ता में है। महाराष्ट्र में लगातार ओबीसी सत्ता में रहे। हरियाणा में जो मुख्यमंत्री है वो किनकी है, किस जाति के हैं।
हमारे देश के प्रधानमंत्री किस जात के हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति किस जात की है? हमारे देश का गृह मंत्री किस जाति का है? पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, सत्ता कहां है, किनके हाथों में है? लेकिन ये ब्राह्मण और क्षत्रिय सवर्ण जातियों से नफरत का बीज बो रहे हैं। और इनके बीज बोने का कारण क्या है? इसलिए कि ब्राह्मण जाति नहीं है, इनको विचार से नफरत है। किस विचार से? जो विचार समाज में नैतिकता की बात करती हो, जो विचार समाज में अनैतिक लोगों, अनैतिक आचरण के खिलाफ खड़ा हो। जब तक अनैतिक आचरण के खिलाफ खड़ा रहने वाला लोग समाज में रहेगा, इनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि ये व्यभिचारी हैं। ये हर तरह के व्यभिचार में शामिल हैं। ये शरद पवार जी की आलोचना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहेंगे, नहीं करेंगे। लालू यादव की आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहिए इन्हें। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हों, नहीं करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला सजा काट चुके हैं, भ्रष्टाचार में नहीं करेंगे। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय के बारे में ये खुल करके बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें सुपारी दी गई है कि ये बात बोलो, जो सत्य से परे हो, सत्य से दूर हो, पूर्णतः असत्य हो, लेकिन ये बात बोलो। यही बात राहुल गांधी बोल रहे हैं। यही बात राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब सोचिए जरा, वो पार्टी और उस पार्टी के एक प्रवक्ता, वो भी हमारे मित्रवत हैं, वो गीता के श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, वो गीता के श्लोक का उद्धरण दे रहे हैं कि जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करे, उसे दौड़ा दौड़ा करके पीटना चाहिए। किस कालखंड में, किस आलोक में, किस परिस्थिति में, किस श्लोक का चिंतन होना चाहिए, ये बात तो प्रवक्ता जी को मालूम है, फिर भी वो बोल रहे हैं। लगातार बोले जा रहे हैं। और पूरे देश में इस तरह की बात, एक तो लिख रहे हैं कि ये ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो जाएंगी, तो ऐसा होगा। अब मैं दूसरा एक पोस्ट आपको पढ़ के सुनाता हूं। आज थोड़ी आपसे लंबी चर्चा करूंगा, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, तो मैं माफी चाहता हूं आपसे। दिखाइए दूसरा पोस्ट। अब ये पोस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। हालांकि ये मैं क्या बताऊं, ये कभी कैमरामैन हुआ करते थे, आजकल पॉलिटिकल एडिटर हो गए हैं, संपादक हो गए हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये हो, कोई भी हो सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, संपादक होना, और हमारे मित्र हैं। लेकिन आज मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूं। नेपाल की पहाड़ी पंडित और छत्री। नेपाल की राजनीति पर हमेशा से पहाड़ी ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों का दबदबा रहा है। जनजातियां, दलित, मधेशी और महिलाएं हाशिए पर धकेली जाती रही हैं। साल 1990 के बाद से नेपाल ने 13 प्रधानमंत्री देखे, जिनमें केवल 3 क्षत्रिय और 10 पहाड़ी ब्राह्मण रहे। कोइराला, दहल, भट्टराई, अधिकारी और केपी शर्मा ओली सभी पहाड़ी ब्राह्मण। वहीं थापा और देवा क्षत्रिय जाति से आते हैं। सत्ता केंद्रित राजनीति का यह समीकरण दशकों से अमिट बना हुआ है। आज स्थिति बदल रही है। पहली बार जनरेशन जेड, जनरेशन जी खुलकर काठमांडू के युवा मेयर बालेन शाह के लिए प्रधानमंत्री पद की मांग कर रहे हैं। बालेन शाह न सिर्फ मधेसी बौद्ध हैं, बल्कि एक 35 वर्षीय पॉपुलर हिप हॉप कलाकार भी रहे हैं। अगर वे प्रधानमंत्री बने तो वे नेपाल के पहले बौद्ध, पहले मधेसी और पहले गैर सवर्ण प्रधानमंत्री होंगे। नेपाल की युवा शक्ति उन्हें परिवर्तन का प्रतीक मान रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल की राजनीति पर दशकों से राज कर रहे पहाड़ी ब्राह्मण और क्षत्रिय इस बदलाव को स्वीकार करेंगे, या फिर सत्ता की पुरानी पकड़ से युवाओं के सपनों को कुचल देंगे। ये पत्रकार हैं, खुलेआम एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को खुल करके आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है
इन्हें मालूम है कि जिस जाति के बारे में ये बोल रहे हैं, ये जाति सहनशील है, ये जाति ज्ञान के सहारे लड़ेगी, वरना इनकी हैसियत नहीं होती इस तरह की टिप्पणी करने की। अगर ये जाति लड़ाका जाति होती तो इनकी हैसियत नहीं होती इस तरह की सार्वजनिक मंचों पर, फेसबुक पे इस तरह की टिप्पणी करने की। इन दोनों शख्स की, जिन दोनों का मैंने पोस्ट आपको पढ़ के सुनाया, और एक सतवंत राणा है, वो बजाबता पूरे पोस्ट, उनका पोस्ट इतना ही नहीं, लगातार जो ऐसे सैकड़ों नेपाल वालों ने तो ब्राह्मणवाद से मुक्ति पा लिया, हम लोगों की जिंदगी में हमेशा गुलाम बने लिखा है क्या, गुलाम बने रहना लिखा है क्या, ये एक पोस्ट है। इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं और वायरल हो रहे हैं। मतलब उनको मालूम है कि एक तरफ जो सनातन का संगठित रूप सामने आ रहा है, उसको तोड़ा कैसे जाए, और उस सनातन में ध्यान रहे वो सभी मुस्लिम भाई बहन, सभी भारतीय सनातनी मुस्लिम भाई बहन हैं, उनकी पूजा पद्धति उनकी अलग हो गई है, लेकिन वो संपूर्ण रूप से भारतीय हैं, सनातनी हैं। लेकिन ये साफ लिख रहे हैं, नेपाल वालों को ब्राह्मणवाद से मुक्ति मिल गई, भारत कब मुक्ति होगा? ब्राह्मणवाद कोई शब्द कहीं है नहीं, इन्होंने क्वाइन किया। एक जस्टिस हैं जो लगातार दलितों के बारे में बोलते रहते हैं। मेरी व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, मैं उनके घर पे गया, पुणे गया, अच्छे इंसान हैं, भले इंसान हैं, अच्छी बातचीत हुई उनसे, लेकिन मैंने उनके ठाठ देखे, दलितों के ठाठ नहीं है। दलितों के नाम पर, जात के नाम पर उन्माद किया जाए, फैलाया जाए। ब्राह्मण को आप गाली देते रहो, ब्राह्मण कुछ बोलेगा नहीं, ब्राह्मण कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण चेतना में जी रहा है, चेतनशील होकर के। ब्राह्मण का मतलब जन्मना ब्राह्मण नहीं है। अब मैं उस श्लोक का यहां पर जिक्र करना नहीं चाहता। अब मैं शूद्र को भी परिभाषित नहीं करना चाहता। शूद्र का जो क्लासिकल डिफिनेशन है वो क्षुद्रता से है, स्वार्थी से है, और किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला इंसान भी शूद्र हो सकता है। ये है विवेचना, शास्त्रीय विवेचना। और इसीलिए कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मात द्विज उच्यते। जन्म से हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। बच्चा जो होता है वो रोते रहता है दूध के लिए, पानी के लिए, तो वो लोभी होता है, स्वार्थी होता है। जैसे जैसे ज्ञान की चेतना, हालांकि वो बच्चे में एक दूसरा भी भाव है कि बच्चे भगवान होते हैं, वो स्वार्थी नहीं होते हैं, लेकिन यहां मतलब है कि जैसे जैसे चेतना का आपको विकास होता है, आप इन बंधनों से ऊपर उठते हैं और फिर इंसान इंसान में विभेद नहीं करते हैं। ये है ब्राह्मण। और ब्रह्म जानोति ब्राह्मणम है, ये किसी भी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। जन्म के आधार पर सनातन में जाति का वर्णन नहीं है, और इस जाति के ऊपर लंबी चर्चा कर सकता हूं, और ऐसे मूर्खों से तो 24 घंटे चर्चा कर सकता हूं। जिन पुस्तकों का वो हवाला देते हैं, उन्हीं पुस्तकों के आधार पर इन्हें कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मैं आज जिस बात को आपके सामने रख रहा हूं वो ये है, मोदी को हटाने के लिए, एनडीए को सत्ता से पदच्युत करने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए आपको जो भी तिकड़म करना पड़े करो करो, किसी समाज को बदनाम करना पड़े करो करो, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े खोलो, उन्हें बदनाम कर दो। और इसलिए मैं कह रहा हूं, वाजपेयी जी कहते थे कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। आज नेपाल में वो क्षत्रिय और पहाड़ी ब्राह्मण को जुदा नहीं कर रहे हैं, कल इनके अंदर भी विद्रोह होगा, फिर मधेसी और बौद्ध में लड़ाई होगी,
फिर बौद्ध बौद्ध में लड़ाई होगी, फिर मधेसी मधेसी में लड़ाई होगी। जिस प्रकार से सनातन में हिंदू समाज को जिस तरह से खंडित किया गया, सवर्ण, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ये जानबूझ करके समाज को टुकड़ों में विभाजित किया गया ताकि ये देश संगठित ना हो सके। ये देश अगर संगठित हो गया तो ये देश पूरी दुनिया में बहुत आगे निकल जाएगा। ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है और इसके ये स्टूज हैं। इस तरह का लोग जो साफ लिख रहा है सामने में। अब जो हाल चार्ली की हुई, चार्ली किर्की की हुई अमेरिका में, वो यही बोलता था कि बंदूक रखना चाहिए, पिस्टल रखना चाहिए, गन लॉ को समर्थन करता था। आज उसका नतीजा क्या हुआ? आज आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से नफरत की बीज बो रहे हैं। कल आप मधेसियों के बीच में बीज बोएंगे, कल बौद्धों के बीच में बीज बोएंगे और फिर उसके नीचे कहां तक गिरेंगे आप? असत्य बात का असत्य प्रतिफल ही होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उद्देश्य आपका अनुचित हो, साधन भी उसका अनुचित हो और उद्देश्य अच्छा हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए मेरे पत्रकार मित्रों, इस तरह की जो टिप्पणी आप लगातार, अभी राहुल गांधी का एक वीडियो आया है, उसमें बोट चोर, गद्दी चोर, बोट चोर, गद्दी चोर और हाइड्रोजन बम, मैं उसको दिखा नहीं सकता, हाइड्रोजन बम का फिल्मी अंदाज में वो कर रहे हैं। तो नेपाल दोहराने की बात यहां सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है और ये टिप्पणियां साफ लिखी जा रही हैं कि जातीय उन्माद को फैलाया जाए और उसमें फिर हमारे मुस्लिम भाई बहन भी तड़का लगाएंगे। तो ऑड में नाइट आउट करो, छोटी संख्या को अलग करो और पूरे जमात को खड़ा करो, एक जमात के खिलाफ खड़ा करो। ये विद्रोह की रणनीति बनाई जा रही है। ये सपने अधूरे रहेंगे और आप जैसे धूर्तों को एक्सपोज करने के लिए अभी हम लोग हैं। ये बदनाम करने की कोशिश, साजिश चल रही है। समाज को बदनाम करो क्योंकि मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। अभी इनके अंदर और भी कुलबुलाहट चल रही है मित्रों, अद्भुत तरह की कुलबुलाहट है। मोदी ने एक खत लिख दिया है, मोदी ने खत लिख दिया है, प्रेरणा स्रोत बतला दिया है संघ प्रमुख को। यह भी इनको पच नहीं रहा है। हर तरह की प्लानिंग चल रही है कैसे भी करके। तो ये जो सबूत आज मैंने आपको पेश किए हैं, ये नेपाल दोहराने के सबूत हैं। इस तरह के सबूत सोशल मीडिया पर आपको सैकड़ों हजारों की संख्या में मिल जाएंगे। मैंने तो कुछ आपको दिखाए। एक तरफ कह रहा है कि ब्राह्मण बन जाएगा, एक तरफ कह रहा है कि नहीं अब ये मधेसी बनने के लिए आ रहा है। कंफ्यूज्ड है, जो दिखता है जैसे भी दिखता है बस बयानबाजी शुरू कर देता है। तोड़ो, बस तोड़ो। ये तोड़ने की परंपरा चलेगी नहीं लंबे समय तक। आप सभी एक्सपोज हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।